नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत। वक्त है 2 दूनी 4 का। अलग अलग शहरों से बड़ी खबरें आपको बताएंगे। मेरे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित मुंबई से जुड़ेंगे, तो मुंबई में क्या बड़ी खबर है वो बताएंगे। साथ ही मेरे सहयोगी पंकज झा जुड़ेंगे लखनऊ से, वो आपको बताएंगे कि लखनऊ में आज क्या है बड़ी खबर। साथ ही प्रभाकर हमारे साथ जुड़ेंगे पटना से, वो बताएंगे कि पटना में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको दिल्ली की खबर बताते हैं, क्योंकि मर्डर पर कोहराम मच गया है। और दिल्ली के सीलमपुर में मर्डर के बाद से आपको बता दें कि बवाल मचा हुआ है। लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कुणाल की हत्या के बाद से यह पूरा बवाल मचा हुआ है और सनसनीखेज मर्डर पर कोहराम मचा हुआ है। बताया यह जा रहा है कि इस पूरे मामले में लेडी डॉन का भी जिक्र आ गया है। हालांकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ये कह रही हैं कि जल्द ही दोषियों को पकड़ा जाएगा और यह कार्रवाई बड़ी होने जा रही है। लेकिन लोग सड़कों पर उतर गए हैं। सीलमपुर में इस वक्त स्थिति तनावपूर्ण है। पुलिस पूरी तरह से अपनी कार्रवाई कर रही है। भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। आगे इसको लेकर के और भी विस्तार से आपको जानकारी देंगे। लेकिन इस वक्त मुंबई का रुख करते हैं। जितेंद्र दीक्षित मेरे साथ बने हुए हैं, वो हिंदू और हिंदी पर संग्राम कैसे चल रहा है वो बताएंगे। ओवर टू यू जितेंद्र। धन्यवाद अंजीत। मुंबई से खबर यह है कि महाराष्ट्र में हिंदी का विरोध हो रहा है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने एक सर्कुलर निकाला जिसमें कि ये कहा गया कि पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक जो मराठी माध्यम के स्कूल हैं और जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हैं उनमें हिंदी पढ़ाया जाना जो है वो अनिवार्य होगा। इसके बाद से तमाम विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना इसका विरोध कर रही है, कांग्रेस विरोध कर रही है और इस मुद्दे को लेकर सबसे ज़्यादा आक्रामक राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस है, जिसके कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतर आए और बड़े ही आक्रामक तरीके से एमएनएस ने फैसला किया है कि इसका विरोध करेंगे। तो ये खबर होगी मुंबई से। और लखनऊ से क्या खबर है, आइए जानते हैं पंकज झा से। क्या वक्त का नया कानून समझेंगे यूपी के मुसलमान? जी हां, आज यही खबर लेकर हम आए हैं। वक्फ कानून को लेकर मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है। 5 मई को इस पर अगली सुनवाई होगी। लेकिन उससे पहले ही बीजेपी ने एक नया अभियान शुरू करने का प्लान बनाया है। वो भी 20 तारीख से, यानी इसी महीने की 20 तारीख से मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में जाकर बीजेपी के कार्यकर्ता मुसलमानों के दिल को टटोलेंगे और इन्हें समझाएंगे कि ये नया कानून आपके लिए है। इसी पर हम बात करेंगे कि इस पूरे अभियान का स्वरूप क्या है और क्या मुसलमान जिनके बारे में कहा जाता है कि वो बीजेपी के लिए वोट नहीं करते हैं, वो उनकी बात समझ पाएंगे क्या? अगली खबर के लिए चलते हैं पटना। धन्यवाद पंकज। हम बिहार में आज बात करेंगे महागठबंधन की। हम बिहार में बात करेंगे महागठबंधन में तेजस्वी के ताजपोशी की। क्या तेजस्वी को महागठबंधन मुख्यमंत्री का चेहरा मानेगी और उन्हें जो कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो कन्वीनर बनाया गया है, क्या उसे ताजपोशी तेजस्वी का माना जा सकता है कि नहीं माना जा सकता है? हम इसी पे आज बिहार से चर्चा करेंगे और हमारे साथ 2 मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन चलिए पहले चलते हैं दिल्ली से खबर के लिए अंजीर के पास। बिल्कुल प्रभाकर, जो दिल्ली से खबर है वो बहुत हैरान करने वाली है और लोगों के अंदर इसको लेकर गुस्सा भी है। दिल्ली के सीलमपुर में एक नाबालिग कुणाल की हत्या के बाद लोगों का प्रदर्शन लगातार चल रहा है और 17 साल के कुणाल की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्यारों को फांसी देने की मांग लोग कर रहे हैं और इसको लेकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। हत्या का आरोप स्थानीय लेडी डॉन जिक्रा पर है। सीलमपुर में हिंदुओं के पलायन के पोस्टर भी लग गए हैं। लोगों की योगी मॉडल लागू करने की मांग यहां पर हो रही है। लोग ये कह रहे हैं कि यहां पर योगी मॉडल लागू होना चाहिए। कुणाल हत्याकांड पर सीएम रेखा गुप्ता का बयान भी आया है। उन्होंने कहा कि हम जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी चाहते हैं और करेंगे भी। परिवार के साथ पूरा न्याय होगा। बीजेपी के कई बड़े नेता भी सीलमपुर पहुंचे हैं और कार्रवाई का आश्वासन पीड़ित परिवार को दे रहे हैं। लेकिन इसमें जो अलग अलग एंगल सामने आ रहा है वो लोगों को परेशान कर रहा है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो आरोपी है उसके ऊपर पहले से ही कई बार मारपीट के आरोप लगते रहे हैं। तो सवाल इस बात को लेकर के भी है कि पुलिस अगर पहले ही ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती और अगर जेल के अंदर डाल देती तो शायद इस तरह का मामला सामने नहीं आता। ये पूरा गैंग है जिसमें 10 से 12 लोग हैं और बताते हैं कि पिस्टल लेकर खुद जो जिसका जिक्र आया है, जो आरोपी की बहन है, वो खुद पिस्टल लेकर के चलती है। पुलिस ने आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार भी किया था। गैंगस्टर के अंदाज में रील्स बनाने का भी इसको शौक है। इंस्टाग्राम पर 15,000 से ज्यादा फॉलोअर हैं। ये तमाम बातें सामने आ रही हैं, लेकिन
सीलमपुर इलाके में कहते ये हैं कि इसको लेकर पहले से भी दहशत है, और अगर पहले से दहशत है तो पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? जब ये पहले से मारपीट करती रही है तो फिर पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर पहले से पिस्टल लेकर खुद को लेडी डॉन बताती रही है तो पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? 1 महीने पहले देसी कट्टे के साथ इसका वीडियो वायरल हुआ था, और अब कुणाल की हत्या के बाद से इसका नाम सामने आ रहा है। गिरफ्तारी को लेकर सरकार ये कह रही है कि हम जल्द ही इस पूरे मामले में गिरफ्तारी करेंगे और आने वाले वक्त में ऐसी मिसाल पेश करेंगे कि कम से कम लोग 100 बार सोचें इस तरह की वारदात की। लेकिन जो वो पूरा सीलमपुर का इलाका है उसको भी एक बार समझना पड़ेगा कि कितना संवेदनशील इलाका है, क्योंकि वहां बार बार ये कहा जाता है कि जब भी बवाल होता है, कुछ इस तरह की बातें होती हैं, तो हिंदुओं के पलायन करने की भी खबरें आती हैं। और इस पूरे मामले को लेकर के जब ये पूरा मामला बढ़ा, लोग सड़कों पर आ गए प्रदर्शन करने के लिए, तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने क्या कुछ कहा है वो भी जरा आइए आपको सुनवा देते हैं। मेरी खुद कमिश्नर पुलिस से बात हुई है। ये लड़का जिसकी उम्र नाम कुणाल और 17-18 साल की उम्र थी, इनके ऊपर चाकुओं से जो हमला हुआ उसके बाद वो जयप्रकाश अस्पताल में ले जाए गए परिवार के द्वारा और ब्रॉड डेड उनको घोषित किया गया। और जिन लोगों के नाम हैं जिसने हत्या के दोषी जिनको कहा जा रहा है, उनके पीछे लगातार पुलिस है और हमें पूरी उम्मीद है कि वो बहुत जल्द पकड़ लिए जाएंगे और परिवार के साथ पूरा न्याय होगा। कोई भी किसी भी प्रकार की इसमें कमी छोड़ी नहीं जाएगी। FIR इत्यादि सारी चीज़ें दर्ज हो चुकी है, पुलिस अपना पूरा काम कर रही है। तो रेखा गुप्ता ये कह रही हैं कि पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस कार्रवाई करेगी इस पूरे मामले को लेकर। वीरेंद्र सचदेवा जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं दिल्ली के, वो क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए जरा। पुलिस ने पिछले दिनों जितने भी इस तरह के इंसिडेंट हुए हैं, सभी अपराधियों को तुरंत पकड़ा है। इस मामले में भी दोनों जो हैं, दोनों घोषित अपराधी हैं, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है और उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया। और मेरी जानकारी के हिसाब से अब तक गिरफ्तार भी कर लिया गया होगा या होने वाले होंगे। पुलिस अपना काम कर रही है। मुझे लगता है इस समय हमें वहाँ पर शांति बनाए रखने की जरूरत है। चाहे लेडी है, चाहे नाबालिग हैं, इनके सारे के सारे ये हथियार हैं जो इस्तेमाल करके आए दिन ऐसी घटनाएं हमारे नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में हो रही हैं। तो मैं तो यही चाहता हूं कि हमारा नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट सुरक्षित हो। सुरक्षित करने का क्या उपाय है कि जो पुलिस का, प्रशासन का डर होता है, दहशत होती है गुंडों बदमाशों में, आज वो शायद नहीं रही। आपकी पुलिस से बात हुई है, क्या बोला उन्होंने? तो अभी हमारा यही कहना है कि हमारा पुलिस प्रशासन सख्त हो, इन गुंडों बदमाशों को पकड़ करके फास्ट ट्रैक कोर्ट बना कर इनको खुलेआम फांसी हो और इनके घरों के ऊपर भी योगी बाबा वाला स्टाइल का बुलडोजर चलना चाहिए। कल शाम को यहाँ जे ब्लॉक सीलमपुर में एक 17-18 साल के युवक की चाकू से हत्या कर दी गई थी। वहीं के रहने वाले कुछ लोग हैं जिनके ऊपर आरोप लगाया गया है। अभियुक्त की पहचान हो चुकी है और हमारी टीम उनको पकड़ने में लगी हुई है। जल्दी ही उनको पकड़ लिया जाएगा। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी तक जो 2 लोगों के नाम आए हैं हमारे सामने, उनके पीछे अभी हमारी टीम लगी हुई है और हम उन्हें अरेस्ट करेंगे। अगर किसी भी और लेडी का या किसी और का भी नाम अगर आता है और इन्वेस्टिगेशन में शामिल पाए जाते हैं, अगर लगता है कि ऐसा उसमें उनकी भूमिका है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें भी अरेस्ट किया जाएगा। तो पुष्पेंद्र कुमार हैं, ज्वाइंट CP, कह रहे हैं कि जिनकी इस पूरे मामले में भूमिका होगी उनको गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन सवाल पुलिस पर भी है कि अगर ये बात पता थी या इस बात की शिकायत थी कि वो महिला जिसका जिक्र कुणाल के मर्डर में आया है, 10-12 लोगों को साथ लेकर के चलती थी, पूरे गैंग को लेकर के चलती थी, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई इस पूरे मामले में? और इसी पर बात करने के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर रहे हैं शुभांग, हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। शुभांग, इस वक्त क्या हालात नजर आ रहे हैं आपको? बिल्कुल, देखिए आपसे थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर दिल्ली के परपड़गंज विधानसभा से विधायक रविंद्र सिंह नेगी यहाँ पहुँचे थे। वो यहाँ पर उन्होंने जगह का जो है दौरा किया और साथ ही साथ जो मृतक है उसके परिवार से बातचीत की। और उसके बाद जो सुबह हम तस्वीर आपको दिखा रहे थे कि यहाँ पर लोगों ने अपने घर के बाहर पोस्टर लगा रखे हैं पलायन करने के, उन पोस्टरों को उन्होंने निकाल करके फाड़ा। जब NDTV की टीम ने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर पुलिस राज है, यहाँ पर प्रशासन का राज है, इसीलिए किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कार्रवाई होगी जल्द ही। मैंने परिवार से कहा है कि जल्द ही जो आरोपी है वो जल्दी से जल्दी गिरफ्तार होंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जब NDTV की टीम ने पूछा कि क्या बुलडोज़र कार्रवाई की जो यहाँ पर लोग मांग कर रहे हैं क्या वो भी होगा, तो उन्होंने कहा कि
अगर जरूरत पड़ी तो बुलडोजर कार्रवाई भी की जाएगी। अब दिल्ली में बीजेपी का शासन है, ऐसे में इस तरह की जो गतिविधियां हैं उन पर रोक लगाई जाएगी और ये आश्वासन उन्होंने यहाँ पर सभी लोगों को दिया। अगर मैं आपको इस वक्त की तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर फिलहाल जो पुलिसकर्मी है, आरएएफ की टीम है, वो यहाँ पर मौजूद है। ये पुलिस सहायता केंद्र है और बिल्कुल इसी के आसपास के जितने भी इलाके हैं हर जगह आज यहाँ पर पुलिस और आरएएफ और सीआरपीएफ की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो देखिए ये वो जगह है जो कि इस पूरी गली का एंट्रेंस है और यहाँ पर सुबह से ही जो सभी लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और जाने का नाम नहीं ले रहे। लगातार जो प्रदर्शन है वो जारी है। साथ ही साथ जो मृतक है उसके घर के बाहर भी एक इस तरीके का जो प्रदर्शन है वो जारी है। 2:30 बजे यहाँ पर जो यहाँ के पूर्वी दिल्ली के उत्तरी पूर्वी दिल्ली के सांसद है मनोज तिवारी, उनके आने का समय है तो वो भी यहाँ पर आकर के लोगों से बात करेंगे। लेकिन देखिए इस समय भी जो लोग हैं यहाँ पर उनमें लगातार इनका कहना है कि डर का माहौल है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा नहीं है कि इस तरीके की घटना यहाँ पर घटी है। इससे पहले भी कई बार यहाँ पर खून खराबा हुआ है। आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता था और उसके बाद उन्हें बेल पर छोड़ दिया जाता है। उसके बाद वो दोबारा उसी तरीके की गतिविधियों को अंजाम देते हैं, यानी कि एक सख्त कार्रवाई अभी तक किसी भी आरोपी के खिलाफ यहाँ पर देखने को नहीं मिली थी, जिसकी वजह से जो तमाम लोग हैं वो सुबह से यहाँ पर खड़े हुए हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़कों से फिलहाल पुलिस ने इनको हटा जरूर दिया है, लेकिन उसके बावजूद जो गली का मेन एंट्रेंस है यहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मांगे लगातार यही है कि सख्त से सख्त कार्रवाई। शुभांग, मेरा सवाल उससे आगे का ये है कि आज रेखा गुप्ता ये कह रही हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, ये बीजेपी की सरकार है, पुलिस राज है। अभी आपने कहा कि रविंद्र सिंह नेगी ने ये बात कही, भाई पुलिस तो तब भी इन्हीं की थी और ऐसा तो है नहीं कि वो सीलमपुर में नहीं रहते थे, कहीं और दिल्ली से बाहर जाके राज चलाते थे, तब भी वो यहीं थे। तो पुलिस ने अगर पहले ही कार्रवाई कर दिया होता तो आज ये स्थिति नहीं आती, नौबत ही नहीं आती है। तो बिल्कुल देखिए यहाँ के स्थानीय लोगों का भी यही कहना है कि मनोज तिवारी यहाँ पर बहुत समय से सांसद है, ऐसे में उनकी देखरेख में भी आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि यहाँ पर जो क्राइम था वो कम हो जाए। और ये जो लेडी डॉन और गैंगस्टर गतिविधियाँ हैं ये यहाँ पर बहुत लंबे समय से चलती आई है। इसी को लेकर के लोगों का आरोप भी यही है कि पहले भी कई बार हमने पुलिस में शिकायत की है, पहले भी कई बार गिरफ्तारियाँ होती है, लेकिन उसके बाद वो बेल पर बाहर आते हैं और उससे उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है, पुलिस का डर उनमें नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो दोबारा इन गतिविधियों को अंजाम देना शुरू कर देते हैं। तो अगर ऐसे किसी भी केस में आप जेल जाते हैं, जेल से बेल लेकर आते हैं और फिर दोबारा वही चीज़ कर रहे हैं और उसके बावजूद कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई सख्त सज़ा नहीं मिल रही है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़ा करता है प्रशासन के ऊपर, कानून के ऊपर। तो इसी को लेकर के आज जो ये लोग हैं सड़कों पर बैठ गए थे, मेन रोड पर बैठ गए थे, रास्ता जाम कर दिया था। ऐसे में यहाँ पर आरएएफ की टीम बुलाई गई, साथ ही साथ जो स्मोक गैस होती है उसका इस्तेमाल करने के लिए भी लोगों को कहा गया कि अगर आप नहीं हटेंगे तो हम इस्तेमाल करेंगे आंसू गैस के गोलों का, लेकिन उससे पहले लोगों को हटा दिया गया। तो यही लगातार मांगे हैं कि आखिरकार सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब पुलिस प्रशासन पहले से यहाँ पर है, बीजेपी की सरकार सेंटर में है, बिल्कुल तो क्यों उस समय इन गतिविधियों पर रोक नहीं लगाई गई? जब कोई गिरफ्तार होता है तो वो जल्द ही बाहर कैसे आ जाता है? तो ये सवाल खड़े करता है कानून प्रशासन के ऊपर, बिल्कुल करता है। तो कहीं ना कहीं यही मांगे हैं कि इनको ज़्यादा सख्त किया जाए ताकि ऐसे आरोपी जल्द ही जेल से बाहर ना आ सके। जी, और मजाक तो तब लगता है ना जब ये जितने अधिकारी हैं उनका रटा रटाया जवाब होता है कि भाई हम कार्रवाई कर रहे हैं। जब तक आप उसको जड़ से नहीं खत्म करने की कोशिश करेंगे, जब तक आप जो पूरी गतिविधि चल रही है उसको जड़ से नहीं उखाड़ेंगे, तब तक संभव नहीं है। फिर वो हल्ला होगा, मीडिया में खबरें चलेंगी, फिर सब शांत हो जाएगा, फिर वो अपना उसी तरह से कार्रवाई करते रहेंगे। तो वो जो इलाका है उसको तो आप शुभांग आप भी समझते हैं कि इतना संवेदनशील है और उस पर नहीं हुई कार्रवाई जैसी होनी चाहिए थी। बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील इलाका है और जो ये घटना है ये भी बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। और क्योंकि ये पहली बार ऐसी घटना नहीं है तो यही वजह है कि लोगों का जो गुस्सा है वो इस बार एक साथ इतना बढ़ कर के बाहर निकला है, क्योंकि ये एक दो घटनाओं की वजह से नहीं है। लोगों का कहना है कि कुछ सालों में छठी मौत थी ये जो इन्होंने कल रात को देखी है। तो उसके बाद इतना ज़्यादा गुस्सा लोगों में था कि अब उनसे नहीं रुका गया कि उन्होंने मेन रोड पे जाकर के रास्ता बंद कर दिया था और अभी भी वो गुस्सा लोगों में बना हुआ है। जब रविंद्र सिंह नेगी भी आए थे तो कई लोग ऐसे सवाल कर रहे थे कि आखिरकार आप ये पोस्टर तो हटा रहे हैं लेकिन इससे होगा क्या? तो वहाँ पर रविंद्र सिंह नेगी ने आश्वासित किया है, लोगों को आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द बहुत ही सख्त कार्रवाई होगी और बिल्कुल
जिस तरीके से आप लोग मांग कर रहे हैं वैसा ही यहाँ पर होगा। अगर जरूरत पड़ी तो बुलडोजर राज भी, मतलब बुलडोजर कार्रवाई भी यहाँ पर की जाएगी और सख्त से सख्त कार्रवाई के बाद यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको भी सख्त किया जाएगा। और सबसे बड़ी मांग यहाँ पर यही है कि जो सुरक्षा व्यवस्था अगर यहाँ पर सख्त हो जाती है, क्योंकि देखिए पुलिस चौकी भी यहीं पर है, पुलिस थाना भी यहाँ पर आसपास में है, उसके बावजूद इस तरह की गतिविधियां यहाँ पर होती रही है, तो ये सवाल जरूर खड़ा होता है। और पुलिस का बार बार ये कहना होता है कि हम अभी भी काम कर रहे हैं और हम मुजरिमों को पकड़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो फिर बेल पे बाहर आ जाते हैं। तो ये सवाल जरूर खड़ा हो रहा है, इसको लेकर के ही आज जरूरत वहां पर जो कार्रवाई की है, पॉलिटिकल स्टंट की नहीं है। आप नजर बना के रखिएगा शुभांग, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन सीलमपुर के लोग ये कह रहे हैं कि बड़ी कार्रवाई इसमें होनी चाहिए। अब सीधे मुंबई का रुख करते हैं, जितेंद्र बताएंगे हमारे सहयोगी अगली खबर। ओवर टू यू जितेंद्र। अंजीत, महाराष्ट्र में हिंदी को लेकर बवाल मचा हुआ है। हम हिंदू हैं, हिंदी नहीं हैं, और हिंदी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, बल्कि हिंदी बाकी की जो भारतीय भाषाएं हैं उन भाषाओं में से एक है। हम पर हिंदी ना थोपी जाए, ये कहना है एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे का। राज ठाकरे के कार्यकर्ता अब सड़क पर उतर आए हैं हिंदी विरोध को लेकर, और कई जगहों पर उन्होंने सरकारी आदेश की प्रतियां जलाई हैं। दरअसल ये पूरा बवाल हाल ही में तब शुरू हुआ जब महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया, एक शासनादेश जारी किया, जिसमें ये कहा गया कि नई शिक्षा नीति के तहत जो पिछले साल बनाई गई थी, उस नीति के तहत पहली क्लास से लेकर के 5वीं क्लास तक अंग्रेजी और मराठी यानी कि जो गैर हिंदी भाषी स्कूल हैं वहाँ पर हिंदी पढ़ाया जाना जो है अनिवार्य होगा। एक तीसरी भाषा के तौर पर जो 3 भाषाओं का फॉर्मूला है, उस भाषा के तहत जो है, उस फॉर्मूले के तहत हिंदी पढ़ाया जाना कंपलसरी हो जाएगा। और इसी बात को लेकर एमएनएस विरोध कर रही है, और ना केवल इस मुद्दे का एमएनएस विरोध कर रही है, बल्कि इसके साथ साथ कांग्रेस का भी कहना है कि इस तरह से महाराष्ट्र में हिंदी नहीं थोपी जा सकती। कल कांग्रेस के नेता के भी बयान आए थे, और आज संजय राउत जो कि उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के सांसद हैं, उन्होंने भी कहा कि इस तरह से महाराष्ट्र में सरकार हिंदी नहीं थोप सकती। अगर सरकार को कुछ करना है तो जो इंटरनेशनल स्कूल हैं, ऐसे इंटरनेशनल स्कूल्स में आप मराठी कंपलसरी कर दीजिए। तो ये एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। इस पूरे मामले पर एमएनएस की क्या प्रतिक्रिया है, एमएनएस का क्या कहना है, आइए सुनते हैं संदीप देशपांडे को, जो कि मुंबई प्रमुख हैं राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के। 1947 के बाद जब से भारत स्वतंत्र हुआ है, उस दिन के बाद जो भारत में भाषावार प्रांत रचना की स्थापना हुई। भाषावार प्रांत रचना ये कहती है कि हर राज्य में जो बोली जाने वाली भाषा है, उस भाषा को वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज किया है। सिर्फ 22 लैंग्वेज है जो रिकॉग्नाइज की हुई है, उसमें से एक लैंग्वेज है वो हिंदी है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, एक मिथ है, एक गलतफहमी है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। जो 22 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया है उसमें से एक हिंदी भाषा है। तो हिंदी भाषा आप हम पे मत थोपिए। हमको किसी भाषा का विरोध नहीं है या किसी भाषा का डिसरिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन ये जो कंपल्शन है, ये सख्ती है कि आपको ये सीखना ही पड़ेगा, वो सीखना ही है ना, वो ही को हमारा विरोध है। इस मुद्दे पर एमएनएस की आगे की क्या रणनीति होगी, इसको लेकर राज ठाकरे ने अपने घर पर एक बैठक बुलाई आज सुबह, जहां पर पार्टी के तमाम पदाधिकारी जो है शामिल हुए। और इस बैठक में पार्टी के महासचिव वागीश सारस्वत भी थे, जो इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। वागीश जी, 2 दूनी 4 में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो आपकी बैठक हुई आपके पार्टी प्रमुख के साथ, राज ठाकरे जी के साथ में, तो राज ठाकरे ने अब क्या आदेश दिया है अपने पार्टी के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को? पार्टी ने तय किया है कि मराठी भाषा को लेकर के जन जागरण शुरू किया जाएगा, और जिस तरह से सरकार ने हिंदी थोपने की कोशिश की है उसका विरोध तीव्र किया जाएगा, बहुत तेजी से उसका विरोध किया जाएगा। हम महाराष्ट्र के मुंबई के सभी स्कूलों में जाएंगे और वहाँ कहेंगे कि हिंदी भाषा को अनिवार्य जो किया गया है वो ना पढ़ाया जाए, और हम इसे नहीं पढ़ाने देंगे। ये हिंदी भाषा ऑप्शनल लैंग्वेज होती तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, इसको अनिवार्य करना ये ठीक नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र की जो रचना हुई है वो मराठी भाषा के आधार पर हुई है, और यहाँ की प्राथमिकता मराठी भाषा है। दूसरी किसी भी भाषा को यहाँ थोपा नहीं जा सकता, और हम बिल्कुल
हिंदी भाषा को यहाँ के लोगों पर, यहाँ के विद्यार्थियों पर, यहाँ की शिक्षा में थोपने नहीं देंगे। यही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की नीति है और यही आज की बैठक में तय किया गया है कि हम विद्वान लोगों से मिलेंगे, शिक्षाविदों से मिलेंगे, जानकार लोगों से बात करेंगे और जन जागरण करेंगे, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने मराठी भाषा को अभिजात्य भाषा का दर्जा दिया और अब मराठी भाषा को दबाने और कुचलने की तैयारी हो रही है, हिंदी भाषा को थोपने की तैयारी हो रही है, जो उचित नहीं है। पहले भी 5वीं के बाद हिंदी पढ़ाई जाती रही है, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। हिंदी भाषा से हमारा विरोध नहीं है। हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी राजभाषा है अन्य भाषाओं की तरह। इसलिए जिस तरह से अन्य राजभाषाओं का सम्मान है, उसी तरह से हिंदी का होना चाहिए। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि दिल्ली के स्कूलों में मराठी भाषा कंपल्सरीली पढ़ाई जाने लगे या उत्तर प्रदेश के स्कूलों में मराठी भाषा को पढ़ाया जाने लगे। तो मराठी भाषा के स्कूलों में, महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए और कंपल्सरीली नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। ऑप्शनल वैकल्पिक विषय के रूप में रहे तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन जब इसे थोपा जाता है, जब इसे अनिवार्य कर दिया जाता है, तब हमारा विरोध शुरू होता है और हमको लगता है कि ये राजनीतिकरण के लिए हो रहा है और भाषा किसी राजनीतिकरण का मुद्दा नहीं हो सकता। भाषा वार रचना महाराष्ट्र के लिए हुई थी, महाराष्ट्र मराठी के लिए बना है, मराठी लोगों के लिए बना है, इसलिए यहाँ की भाषा को मराठी होना चाहिए। मराठी यहाँ के लोगों को बोलना, पढ़ना, लिखना आना ही चाहिए। वागीश जी, इस मामले में देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की ये दलील है कि देखिए, हिंदी जो है देश के लोगों को जोड़ने वाली भाषा है। देश के अलग अलग प्रांत के लोग जो है आपस में हिंदी में बात करते हैं, एक देश को एक सूत्र में ये भाषा जोड़ती है और ऐसे में इस फैसले का विरोध किया जाना ठीक नहीं है। नहीं, हिंदी एक भाषा है, जोड़ने वाली या तोड़ने वाली ये मुख्यमंत्री कौन होते हैं तय करने वाली। अगर उनको इतना ही लगता है तो उनका केंद्र में सरकार है, उनके प्रधानमंत्री हैं, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनवा देना, उसके लिए तो कहीं कोई प्रयत्न होता नहीं है और हिंदी को जबरदस्ती थोपने की कोशिश है। अगर उनको इतना ही प्रेम हिंदी पर है तो तमिलनाडु में लागू करके दिखाएं, हिंदी को कंपल्सरी करके दिखाएं, पश्चिम बंगाल में लागू करके दिखाएं, कर्नाटक में, केरल में लागू करके दिखाएं। अन्य प्रांतों में तो उनको लागू करने की हिम्मत होती नहीं है। महाराष्ट्र सॉफ्ट टारगेट है, इसलिए महाराष्ट्र में करने की कोशिश होती है। महाराष्ट्र कोई गिनी पिग नहीं है किसी भाषा के लिए। महाराष्ट्र की भाषा मराठी है और यहाँ मराठी को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मैं खुद एक उत्तर प्रदेश से आता हूँ और जब मैं उत्तर प्रदेश में जन्मा हुआ आदमी ये कहता हूँ कि महाराष्ट्र की भाषा मराठी होनी चाहिए, तब मैं ये भी कहता हूँ कि यूपी में रहने वाले मराठी को वहाँ की भाषा का सम्मान करना चाहिए, वहाँ की भाषा को अपनाना चाहिए। ये सिर्फ यूपी के लिए नहीं है, किसी भी प्रांत में मराठी भाषा रहता हो। एक सवाल का जवाब जो है, एक सवाल का जवाब संक्षेप में चाहता हूं। जल्द ही मुंबई महानगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं। आपको लगता है कि बीजेपी की ओर से जानबूझकर ऐसे मौके पर यह मुद्दा उठाया गया ताकि मुंबई में रह रहे जो गैर मराठी हैं, जो हिंदी भाषी हैं, उनको अपने साथ किया जा सके? संक्षेप में जानना चाहूंगा। निसंदेह, इसमें कोई दो राय नहीं है और मैं तो पूरे दावे के साथ ठोक बजाकर कहता हूं कि जानबूझ के राजनीति करने के लिए इस तरह का मुद्दा सामने लाया गया जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। हिंदी को कंपल्सरी करने की, आवश्यक विषय बनाने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी पढ़ाई जाती रही है, पहले भी पढ़ाई जाती रही है। 5वीं के बाद पढ़ाए ना जैसे पढ़ाते थे। पहली क्लास से एक नन्हे मुन्ने बच्चे को जो मातृभाषा मराठी में पल भर के बड़ा होता है, उसको क्या जरूरत है कि हिंदी सिखाई जाए? जी जी जी, धन्यवाद वागेश जी, हमसे अपनी पार्टी का रुख साझा करने के लिए। अब आइए चलते हैं पंकज झा के पास और जानते हैं कि लखनऊ से क्या खबर है। वक्त को लेकर देश भर में सियासी घमासान मचा हुआ है। कानून बनने से पहले देश भर में मुस्लिम समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, मुर्शिदाबाद यानी बंगाल के मुर्शिदाबाद इलाके में भी बवाल मचा हुआ है। पूरा मामला कानून बनने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। कई पार्टियां विपक्ष की जो हैं, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, सब इसके खिलाफ हैं। कई मुस्लिम संगठन और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत उलेमा, मौलाना भी इसके खिलाफ हैं। और इसी बीच बीजेपी ने तय किया है कि वो मुसलमानों के पास जाएंगे, उनका दिल टटोलेंगे, उनके मन को मनाएंगे, वक्फ कानून को उनके बारे में, फ़ायदे के बारे में बताएंगे। कल आपने देखा होगा कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम के बोहरा समाज के कुछ लोगों से मुलाकात की और वहाँ भी वक्फ कानून पर ही चर्चा हुई। दिल्ली में बीजेपी हेड ऑफिस में
10 तारीख को इस बारे में बैठक हुई और यूपी बीजेपी 20 तारीख से एक नया अभियान शुरू करने जा रही है। वो है वक्फ समझदारी अभियान। इसमें एमपी एमएलए से लेकर बीजेपी के छोटे कार्यकर्ता तक को ये टास्क दिया जा रहा है कि वो मुसलमानों के हर घर तक पहुंचे, प्रभावशाली लोगों से लेकर के एक आम आदमी जो मुस्लिम समाज का है उससे भी मिले। कैसे होगा ये सब, क्योंकि कहा यह जाता है कि मुसलमान तो बीजेपी को वोट ही नहीं करता, वो बीजेपी के खिलाफ किसी को भी वोट कर सकता है। बात करते हैं यूपी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष वासित अली से। वाजिद जी धन्यवाद। आप बताइए कि ये सब होगा कैसे भाई, इतनी जल्दबाजी में क्यों है आप लोग कि जाएंगे मुसलमानों को समझाएंगे, जब इतने नाराज हैं गुस्से में तो क्या समझ जाएंगे? असल में गुस्से में वो लोग हैं जिन्होंने वक्फ की संपत्तियों को खुर्द-बुर्द किया और जिन्होंने वक्फ की जो संपत्ति है जो गरीबों को, यतीमों को, मिस्किनों को और बेवाओं के लिए लोगों ने वाकिफ़ों ने वक्फ की थी कि इससे समाज का भला होगा। लेकिन उनकी नीयत समाज के भले की थी, लेकिन जो मुतवल्ली बने और जो वक्फ बोर्ड के माध्यम से लोग उस पर काबिज हुए, उन्होंने या तो उसको बेचा या उसको उस पर कब्जे कराए और उसकी जो आय है जो गरीबों को होनी चाहिए थी वो अपने इस्तेमाल के लिए या सपा कांग्रेस के बड़े नेताओं के को खुश करने के लिए इस्तेमाल की। जबकि भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट नीति है कि सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास केवल कहना नहीं है, इसको करके दिखाना है। जब हम कानून की बात करते हैं तो इसमें मुस्लिम महिलाओं को जोड़ा गया, इसमें आगा खानी को जोड़ा गया, इसमें बोरा समाज को जोड़ा गया और तमाम लोगों को इसमें प्रतिनिधित्व देने की बात हुई और ये भी तय किया गया कि इसका ऑडिट होगा और जो जांच होगी। आप लोग ये अभियान कैसे चलाएंगे, क्या करने वाले हैं? एक प्रदेश कार्यशाला के माध्यम से, हमारी कल प्रदेश कार्यशाला है। प्रदेश कार्यशाला में जिले के और क्षेत्र के प्रतिनिधि, हर जिले से 3 संयोजक और सहसंयोजक के रूप में लोग आकर के, और उसके बाद क्षेत्र में कार्यशाला होगी, फिर क्षेत्र में अभियान चलेगा, फिर जिलों पे अभियान चलेगा और ये हर घर तक जाने का अभियान है जिसमें भाजपा के सभी सांसद, विधायक, मंत्री और जो भी निर्वाचित सदस्य हैं, एमएलसी हों, राज्यसभा हों और भाजपा का हर कार्यकर्ता, अल्पसंख्यक मोर्चे के सभी कार्यकर्ता मुसलमानों में जाकर के जो कांग्रेस और सपा का दुष्प्रचार है उसको दूर करने का काम करेंगे। क्योंकि उन लोगों ने तो पहले भी कहा था कि जब CA/NRC की बात चली थी तो आपकी नागरिकता ले लेंगे, आपको देश से बाहर निकाल देंगे, आपको जेलों के अंदर डाल देंगे। फिर जब चुनाव आया था तो संविधान के माध्यम से उन्होंने आरक्षण खत्म करने की बात की थी। वो मुसलमानों को एक दंगाई टूल के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। मुसलमानों को सड़कों पर बिठा करके दंगे कराने की नीयत उनकी रहती है। आप अगर इसको देखें तो जहाँ जहाँ कांग्रेस समर्थित सरकारें हैं या कांग्रेस के सहयोगी लोगों की सरकारें हैं, उन वहाँ पर दंगे भी हो रहे हैं। अब यहाँ तो कांग्रेस है नहीं, इसीलिए हम इस पर बात नहीं करेंगे। मेरा ये कहना कि जब मुसलमानों में इतनी नाराजगी है वक्फ को, जो बताया जा रहा है, जो विपक्ष का कहना है, आप लोग उनके गांव घर में जाएंगे तो आपको इस बात का डर नहीं है कि वो काले झंडे लेके आ जाएंगे, आपको घर से, अपने इलाके से बाहर कर देंगे, मारपीट तक की नौबत आ सकती है, इस बात की आशंका है? नहीं, बिल्कुल जिस तरह से भटकाया बहकाया गया है, बरगलाया गया है, बिल्कुल आशंका है। लेकिन बिल की कॉपी, बिल का जो प्रारूप है, बिल में के अंदर जो लोगों को बताया गया है, जो कानून बना है, उसके बारे में जागरूक करेंगे। और साथ ही साथ सवाल ये भी है कि वक्फ के माध्यम से कितने गरीब बच्चों की शादी हुई, कितने लोगों को पढ़ाया गया, कितने लोगों को डॉक्टर बनाया गया, कितना इससे समाज को भला हुआ, कितने यतीम मिस्किनों का भला हुआ, कितने पसमानदा समाज के लोगों को इसमें लाया गया। क्योंकि वक्फ की लूट को छूट नहीं है और अब ये नहीं चल सकता कि जो वक्फ कहे वही सही, ना खाता ना बही, जो वक्फ कहे वही सही। आपने पार्लियामेंट में बहस में सुना होगा, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि पहले हिंदुओं में बंटवारा किया बीजेपी ने और अब मुसलमानों में बंटवारा करें। ये बंटवारे वाली पॉलिटिक्स से आपको लगता है कि वोट मिल जाएगा? ऐसा ही कर रहे हैं आप लोग? देखिए, देश के एकमात्र प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, जो 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, और जो MY फैक्टर की बात करते हैं उनको ऐसा ही दूसरे में दिखता है। हम MY फैक्टर नहीं, हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं। उनके 5% लोगों ने जो वक्फ की ज़मीनों पर कब्जे किए, आज वो लोग परेशान हैं। और इसका जो सबका साथ सबका विश्वास की बात करते हैं, केंद्र सरकार में मंत्रिमंडल में एक मुस्लिम चेहरा नहीं, यूपी में एक दानिश अंसारी, आप उनको टिकट देंगे नहीं तो मुसलमानों को जब हिस्सेदारी ही नहीं देंगे सत्ता में, तो किस बात के लिए भाई सबका साथ सबका विश्वास? देखिए, जो टिकट और ये है तो इसमें कहीं ना कहीं पार्टी की जो कई तरह से मॉनिटरिंग होती है, सर्वे होते हैं, जो जिताऊ कैंडिडेट होता है
धर्म के आधार पर नहीं, जो जिताऊ कैंडिडेट होता है, जो लगता है कि क्षेत्र में इसका नाम है, ये काम कर सकता है, पार्टी का कार्यकर्ता है, पुराना कार्यकर्ता है, उसको पार्टी टिकट दे करके आगे बढ़ाने का काम करती है। अगर जीत करके नहीं आता तो राज्यसभा और विधान परिषद के माध्यम से आगे बढ़ाती है। और राज्यसभा में वहाँ गुलाम अली खटाना है, बाकी और प्रदेशों में लोग हैं, लेकिन जो पार्टी की मूल भावना है वो सरकार की योजनाओं में आपको दिखता होगा कि हम जब सरकार की योजना चलाते हैं, सरकार चलाते हैं, तो अल्पसंख्यक समाज यानी कि मुसलमानों को 20% आबादी होने के बाद भी 40% तक सरकार की योजनाओं में हिस्सेदारी मिलती है। चाहे वो शौचालय हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे मुद्रा योजना हो, सभी योजनाओं में अगर देखेंगे तो 30 से 40% की हिस्सेदारी है। यानी कि सरकार जो अपना काम करती है, वो जनप्रतिनिधि होना एक अलग बात है, होना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही जो सरकार की मूल भावना है वो गरीब कल्याण, वो लगातार सरकार अपना काम करती है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि मुसलमान बीजेपी के लिए वोट ही नहीं करते, और वो तो वोट उसके लिए करते हैं जो बीजेपी को हरा सके? इसके लिए वो कभी समाजवादी पार्टी चले जाते हैं, कभी कांग्रेस चले जाती है। सालों से जो एक परसेप्शन बना है, वो आप वक्फ कानून लाए, 3 तलाक वाले के कानून, लेकिन वो तो बदल नहीं रहा है। बदलाव धीमे धीमे हो रहा है। और अभी आप पिछले अगर 22 के चुनाव में देखेंगे तो समाजवादी पार्टी के बाद जो दूसरे नंबर पर मुसलमानों का वोट मिला, बड़ी हिस्सेदारी थी, हालांकि वो 8% के आसपास थी, लेकिन वो भाजपा को मिली। उसका बसपा, कांग्रेस और दलों का नंबर था, एमआईएम का नंबर था। वोट बढ़ रहा है, लेकिन चुनाव क्योंकि यहाँ धर्म के आधार पर, और लोगों को जब कोई कानून देश के अंदर बनता है तो कानून सरकार चलाने के लिए, सरकार के माध्यम से देश के लोगों को भलाई के लिए बनता है। लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं जो लगातार मुसलमानों को बहकाती हैं, भटकाती हैं, वो अलग अलग मौलानाओं, तंजीमों के माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से मुसलमानों को उसको धार्मिक रूप दे करके इस तरह से शो करती हैं कि मुसलमानों की धार्मिक आज़ादी छीनी जा रही है, मुसलमानों के हक मारे जा रहे हैं। वो अपना मैसेज उसी तरह से पास करते हैं कि जैसा आपका वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा, आपको देश से बाहर कर दिया जाएगा, आपके कब्रिस्तान छीन ले जाएंगे, मस्जिदें छीन ली जाएंगी। ये हर जगह शोर किया है। माननीय अमित शाह जी ने भी किया, माननीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जी ने भी किया संसद के अंदर, कि हम किसी की दरगाह, किसी की मस्जिद, किसी के धार्मिक मामलों में दखल नहीं दे रहे हैं। हम केवल जो करप्शन है उसको रोकने के लिए और इसका लाभ सीधा सीधा गरीब मुसलमान को मिले, इसके लिए योजना बना रहे हैं। जबकि आपने देखा होगा कि तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई गई, जैसे कि वफ़ का मुतवल्ली कोई बन सकता है, चेयरमैन हिंदू बनेगा। ये तय है कि मुसलमान ही चेयरमैन रहेगा, वफ़ की संपत्तियों का जो मुतवल्ली है मुसलमान बनेगा। इतना ज़रूर किया गया है कि यदि कोई ज़मीन है और उसमें किसी बहन का हिस्सा है, वो उस बहन का हिस्सा देने के बाद वफ़ कर सकता है। पहले होता था कि बहन को हिस्सा ना देना पड़े, उतनी ज़मीन वफ़ कर दी, उसके हिस्से कर दी। अब मतलब आपको भरोसा है कि आपकी बात अब की बार यूपी के मुसलमान मानेंगे? बिल्कुल, पहली बार इतनी गंभीरता के साथ भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता ज़मीन स्तर पर काम करेगा, क्योंकि हमने देखा है कि पिछली बार भी CNRC के नाम पर शाहीन बाग हुआ, तमाम लखनऊ के अंदर धरने प्रदर्शन हुए, पराजित थे, और उस पर पॉलिटिकल पार्टियां पैसा खर्च करती थी, लोगों को दिहाड़ी दे करके बिठाया जाता था। क्योंकि इस तरह का माहौल न बने, उन लोगों की हमेशा कोशिश रहती है कि देश की छवि को विदेशों में ख़राब किया जाए, इस तरह की चीज़ों को विदेशों में भेजा जाए, मुस्लिम मुल्कों में भेजा जाए। जो आज अगर ये सब इतना अच्छा है तो असदुद्दीन ओवैसी से लेकर के राहुल गांधी, उसके बाद अखिलेश यादव एवं मायावती भी, सब लोग तो इसके विरोध में है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो आपकी सबसे बड़ी संस्था है वो भी विरोध में है। समझा ही नहीं पाए आप लोग उनको? देखिए, राहुल गांधी जी खड़गे जी की 2000 करोड़ की संपत्ति उन्होंने कब्जा हुई है, उसको बचाव कर रहे हैं। अखिलेश जी आजम खान ने जो सबसे ज़्यादा ज़मीन कब्जाई उसका बचाव कर रहे हैं। मायावती जी अपने नेताओं को बचाव कर रही हैं। MIM का तो कार्यालय ही खुद वफ़ की ज़मीन बना है। बदरुद्दीन अजमल जी खुद वफ़ के चोर हैं। तो इन तमाम लोगों ने वफ़ की जमाखोरी की, गरीबों का हक मारा। ये मुसलमानों के लिए नहीं, ये अपने नेताओं के लिए लड़ रहे हैं, अपने लोगों के लिए लड़ाई कर रहे हैं। तो इस बार यूपी बीजेपी को ये भरोसा है कि वफ़ की बात यूपी के मुसलमान उनके मानेंगे। और कुंदरकी में एक विधानसभा का उपचुनाव हुआ था जहां करीब 65% मुस्लिम वोटर हैं, और वहां बीजेपी की जीत एक बड़े अंतर से हुई। वहीं से बीजेपी की उम्मीदें बंधी है। उसे लगता है कि वफ़ के बहाने मुसलमानों को समझा सकते हैं। एक रणनीति ये भी हो सकती है कि मुसलमानों में अमीर और गरीब का भी विभाजन हो जाए और फिर बीजेपी की लॉटरी इन इलाकों में भी निकल जाए। हालांकि बहुत दूर की कौड़ी लगती है। आज के लिए यहाँ से बस इतना ही। अब चलते हैं प्रभाकर के पास पटना।
धन्यवाद पंकज। और अब हम बात करेंगे बिहार की, और बात करेंगे बिहार में महागठबंधन की। पिछले कुछ दिनों से लगातार महागठबंधन पे सबकी निगाहें टिकी हुई थी, दो कारण से। पहले सीटों के बंटवारे को लेकर, क्योंकि महागठबंधन अपना कुनबा बड़ा कर रहा है। हमने देखा कि कैसे पशुपति पारस भी उसमें आ रहे हैं, मुकेश सहनी ने भी महागठबंधन का ये कुनबा ज्वाइन किया है, और कांग्रेस कैसे लगातार दबाव बना रही है आरजेडी पर ज़्यादा से ज़्यादा सीटों के लिए। और दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो था महागठबंधन का चेहरा कौन होगा। राजद के खेमे की अगर आप बात करें तो वो लगातार इस बात की मांग करते रहे हैं कि जो स्वाभाविक नेता हैं महागठबंधन के वो तेजस्वी यादव हैं, और उन्हीं को महागठबंधन का मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर देना चाहिए अगर महागठबंधन बिहार में 2025 का चुनाव जीतती है। तो हमने देखा कि कांग्रेस ने अपनी मीटिंग की दिल्ली में, और बड़े लेवल पे मीटिंग हुई जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर सभी, राहुल गांधी से लेकर सभी वरीय जो नेता थे वो वहाँ मौजूद थे। उन्होंने हालांकि इस बात की घोषणा तो जरूर की कि महागठबंधन का जो स्वरूप है, आरजेडी के साथ जो उनका संबंध है बिहार में इस चुनाव में भी वो जारी रहेगा। लेकिन जहाँ तक चेहरे की बात है, महागठबंधन का चेहरा कौन होगा और तेजस्वी यादव को क्या वो मुख्यमंत्री का चेहरा मानते हैं, उस पर कांग्रेस ने भी चुप्पी साध ली। और कांग्रेस का बड़ा सधा हुआ वक्तव्य आया जिसमें उन्होंने कहा कि इस मामले में चुनाव के परिणाम आने के बाद घोषणा किया जाएगा। तो आज इसी में कल जब यहाँ मीटिंग हुई महागठबंधन की, सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई थी, और ये उम्मीद की जा रही थी कि दो मसलों को सुलझा लिया जाएगा। पहला मसला था सीटों के बंटवारे को लेकर, जो घटक दलों के आपस में सीटों का बंटवारा होगा, और दूसरा मसला था महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे की बात को लेकर। लेकिन एक मसला तो सुलझता हुआ दिखा, दूसरा मसला जो मुख्यमंत्री के चेहरे की बात हो रही है वो सुलझता हुआ नहीं दिखा, और उस पर कोई घोषणा की नहीं गई। हालांकि तेजस्वी यादव को कन्वीनर बनाया गया कोऑर्डिनेशन कमेटी का, जो कि एक बड़ा पद माना जा सकता है चुनाव के मद्देनजर। तो क्या इसे ही आप ताजपोशी मान लें तेजस्वी यादव की? पहले हम ये देखते हैं कि इस पर जदयू का क्या कहना है, और उसके बाद हम अपने मेहमानों से भी बात करेंगे। तेजस्वी यादव का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है फॉलोअर का। भाई आप देख लीजिए, इनका 2015 में जो राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का 7 निश्चय पार्ट 2 है, उसके फॉलोअर बन गए, नीतीश कुमार जी के फॉलोअर बन गए, अपने घोषणा पत्र को दरकिनार कर दिया, प्रण को दरकिनार कर दिया। जो महागठबंधन का घटक दल ने जो सर्वानुमति उसके पहले 2020 के चुनाव में बनाया था उसको भी दरकिनार कर दिया। तो जन कल्याणकारी योजनाओं में सत्ता के लिए उसको भी दरकिनार कर देते हैं, तो ऐसे समन्वय समिति के संयोजक का क्या औचित्य? तो हमारे साथ इसी बात पे चर्चा करने के लिए आज दो मेहमान जुड़े हैं। शक्ति यादव हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी के, मुख्य प्रवक्ता हैं आरजेडी के, और कुंतल हैं जो कि भाजपा के प्रवक्ता हैं। तो शक्ति जी, क्योंकि चर्चा हम महागठबंधन की कर रहे हैं, चर्चा हम आपके नेता की कर रहे हैं, और चर्चा इस बात पे कर रहे हैं कि क्या तेजस्वी यादव स्वाभाविक तौर पे मुख्यमंत्री के चेहरे हैं महागठबंधन के, अगर महागठबंधन को बिहार में बहुमत मिलता है, या फिर कांग्रेस और बाकी घटक दल जो हैं इस मामले में अभी भी हाथ खींचे हुए हैं और वो परिणाम तक इंतजार करेंगे, और एक तरह से बोले तो इस बात को अंत समय तक लटकाए रखेंगे। शक्ति यादव जी। प्रभाकर जी, सबसे पहले मैं एक बात मैं आपके इस प्लेटफॉर्म पर कह देना चाहता हूँ कि कन्वेनर बने, चेयरमैन बने कोऑर्डिनेशन कमेटी, उसका क्या काम? कोऑर्डिनेट करना, चुनाव के कैंपेन को देखना, सीट का बंटवारा देखना, सभी दलों को साथ लेकर चलना, जिला स्तर और प्रखंड स्तर पर समन्वय बना। ये जिम्मेदारी तेजस्वी जी के नेतृत्व में उन्हीं के कंधों पे डाली गई। अब आपने पूछा कि चेहरा 2020 में चेहरा कौन था? तेजस्वी जी थे, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। सवाल नंबर 2, अभी तक नेता प्रतिपक्ष के हैसियत से सदन और सदन के बाहर उनकी जो भूमिका है महागठबंधन के साथियों को लेकर चलने की, दो बातें तो बिल्कुल आईने की तरह साफ, फिर भी उसके बावजूद भी ये सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये सवाल पूछने वाले पर मैं कहूं या फिर कुछ समझ की कमी कहूं? अच्छा, पूरब में उगता है सूरज, इस पर कोई सवाल करता हो तो मैं क्या इसका जवाब? सवाल ये भी सामने है।
मैं को ईमानदारी से अगर शक्ति जी अगर इतना ही आसान होता कि अगर ये इतना ही आसान होता और जैसे पूरब से सूरज उगता है, अगर इतना ही स्वाभाविक सवाल ये होता तो ये सवाल बार बार पूछा नहीं जाता। ये सवाल जब भी कांग्रेस या आपके बाकी घटक दलों से पूछा जाता है तो वो इसका जवाब क्यों नहीं देते हैं? अगर इतना ही स्वाभाविक सवाल है और इसका आंसर इतना ही सिंपल है तो उनको जवाब देने में इसमें हिचक क्यों हो रही है? तो इसका ये पूरा डिबेट ही बंद हो जाएगा अपने आप में। नहीं तो थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, डिबेट होने दीजिए, कुछ चलता रहना चाहिए। हमने पहले भी कहा कि सारी जो चीजें हैं उस पर ऑलरेडी ऑन गोइंग प्रोसेस है और अंडर कवर्ड है। माध्यम और जरिया आप लोग हैं, जब पीपुल डोमेन में इन बातों को हम रखें। सबसे बड़ी बात यह है तो ये सवाल चाहे ये ऑनगोइंग प्रोसेस आप बोल रहे हैं, लेकिन शक्ति जी मैं एक बार कुंतल जी से जैसे यही सवाल कुंतल जी से पूछना चाहता हूँ। शक्ति जी का कहना है कि देखिए ये ऑनगोइंग प्रोसेस है और ये स्वाभाविक नेता हैं तेजस्वी यादव और इस पर कोई डिबेट नहीं है। क्या भाजपा या एनडीए मानती है कुंतल जी ये कि तेजस्वी यादव ही स्वाभाविक चेहरे हैं? देखिए प्रभाकर जी, एक बात तो मैं खुलेआम ये बात कह सकता हूं कि शायद 20-25 सालों में पहली बार बिहार में कांग्रेस बहुत ही स्मार्ट प्ले कर रही है। भाई कांग्रेस और आरजेडी का जो वोट बैंक है वो बिल्कुल एक सिमिलर वोट बैंक है और सच्चाई ये है कि आरजेडी कांग्रेस के उसी वोट बैंक पे चढ़ करके आज इस लायक हुई है कि आरजेडी कांग्रेस को आंख दिखाया करती थी। दूसरी बात, कांग्रेस इस बार समझ चुकी है कि सरकार बनने की स्थिति नहीं है, किसी भी हालत में सरकार बनने की स्थिति नहीं है। उनको पता है कि अगर किसी बात पे चर्चा करनी है तो वो लीडर ऑफ अपोजिशन पे ही चर्चा करनी है और इस मौके का फायदा उठा करके कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल पे दबाव बना रही है। आप घटनाक्रम को समझें, राहुल गांधी जी का यहां आना, राहुल गांधी जी का अपने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करना और यह बात कहना कि कांग्रेस ने बड़ी गलती की है पास्ट में, उसके बाद नवनियुक्त अध्यक्ष और कुछ नेताओं का तेजस्वी जी से मिलने जाना, तेजस्वी जी का तुरंत दिल्ली भागना, राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी और बड़े नेताओं के साथ बैठक करना, उसके बाद फिर से महागठबंधन की पटना में मीटिंग होना, फिर भी नतीजा सिफर रहना। नतीजा क्या रहना? तेजस्वी यादव कोऑर्डिनेशन कमेटी के चीफ होंगे, इसलिए कि कांग्रेस इस मौके को अपनी खोई राजनीतिक प्रतिष्ठा वापस लाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस किसी भी हालत में तेजस्वी यादव को लीडर नहीं घोषित करने जा रही है, मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित करने जा रही है। तो शक्ति जी, क्या ये जो इन्हें कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है इसे छोटा मोटा ताजपोशी मान लिया जाए एक, और दूसरा जो कुंतल आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस आपके ऊपर दबाव बना रही है बार बार, इस बात को आप एडमिट करेंगे? नहीं, जो चीजें ग्राह्यता के करीब ना हो उसे ग्राह्य नहीं करनी चाहिए, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, एक बात मैं बड़ी ईमानदारी से आपके डिबेट में रखना चाहता हूँ। तेजस्वी यादव जी के बारे में आप भी जानते हैं, तेजस्वी यादव जी ने जिन सवालों को लेकर के बिहार की राजनीति में, बिहार की जमीन पे अपने मॉडल को उतारा, 2020 के चुनाव इस बात के प्रमाण है। उन्हीं बातों को लेकर अगर कांग्रेस पार्टी जा रही है तो हीनता का सवाल नंबर 1, नौकरी, बेरोजगारी, पलायन जैसे सवाल तेजस्वी जी के थे। आप भी जानते हैं, पूरा नेशन जानता है, देश भर में सवाल तैरता हुआ दिखाई पड़ा। जो नीतीश कुमार जी नहीं मानते थे, बात कहां से लाएगा? एक सेकंड शक्ति जी, नहीं, एक सेकंड, पूरी हम वही ले जाना चाह रहे। दूसरी बात तो सबको उसी पर आनी पड़ा। और दूसरी बात, एक बड़ा सवाल अभी हमारे साथी कुंतल जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का स्वाभाविक, अरे भाई शायद अब भूल जाते हैं, कदाचित अगर भूल गए तो स्मरण कर लें, जो स्वाभाविक वोट था वो भाजपा में चला गया। ये बात इनकार कर या स्वीकार कर, ये आपकी मर्जी। जो वोट की बात कर रहे हैं, जो लीडिंग वोट था, जो लीड करने वाले लोग, वो सब चले गए भाजपा में। भाजपा से वो तीर के लाना चाह रहे हैं तो आपको परेशानी होगी, उनको लाना भी चाहिए। हम तो चाहेंगे कि लाए और अच्छी बात है, संघर्ष करनी चाहिए हर घटक दलों को। अब नीतीश कुमार जी अभी तक मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये घोषणा नहीं हुआ। आप जवाब के आसपास घूम रहे हैं लेकिन जवाब पे नहीं आ रहे हैं। मेरा सवाल सिंपल सा है, क्योंकि समय की कमी है, आपसे दो सवाल का जवाब दीजिए। पहला, क्या कांग्रेस आपके ऊपर दबाव बना रही है, एक, और दूसरा, इनको जो कन्वेनर बनाया गया इससे हम छोटा मोटा ताजपोशी मान लें तेजस्वी जी का? अच्छा, एक बात, ताजपोशी कोई छोटा मोटा नहीं होता है। ताजपोशी होता है, ना छोटा होता ना बड़ा है। ताजपोशी का महत्व अलग होता है। और कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन बनना
आप समझ सकते हैं कि इससे ज्यादा आपको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। नंबर 2, हम एक बात बड़ी ईमानदारी से कबूलते हैं, मुझे कहने में हिचक नहीं है और सब लोग जानते हैं, कांग्रेस पार्टी के लीडरानों ने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा। हमारे कुंतल भाई ने कहा एक बात कि यहाँ राहुल गांधी जी आए, या राहुल गांधी जी आए तो आदरणीय नेता तेजस्वी जी से, लालू जी से, सबसे मिले, उसके बाद फिर दिल्ली जाए कि हमारा जी बिल्कुल। शक्ति जी थोड़ा सा एक बड़ी खबर आ रही है जिसके चलते हम बीच में आपको रोक रहे हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, इसलिए हम इस डिबेट को अभी आगे भी जारी रखते हैं, लेकिन दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है, इसलिए सीधे हम रुक करते हैं दिल्ली में अंजीत के पास। शुक्रिया प्रभाकर। बड़ी खबर का रुख करते हैं और बड़ी खबर यह है कि थोड़ी देर में मालदा पहुंचने वाले हैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस। रेल के जरिए मालदा जा रहे हैं राज्यपाल बोस, ट्रेन से राज्यपाल बोस जा रहे हैं और उन्होंने एनडीटीवी से बातचीत भी की है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता दें, मालदा पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में राज्यपाल सीवी आनंद बोस और उन्होंने एनडीटीवी से इस दौरान बातचीत भी की है। ट्रेन से राज्यपाल बोस जा रहे हैं और उन्होंने बड़ी बात जो कही वो ये कहा कि दुर्गा पूजा की जगह अब हत्या पूजा के लिए प्रसिद्ध है बंगाल। मैं मालदा पहुंच रहा हूं, कल मुर्शिदाबाद भी जाऊंगा। सीवी आनंद बोस को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ट्रेन के जरिए वो जा रहे हैं मालदा और उन्होंने कहा कि ग्राउंड जीरो पर जाकर जमीनी हालात को वो जानना चाहते हैं। उसके बाद एक प्रक्रिया होती है, रिपोर्ट भी वो होम मिनिस्ट्री को भेजेंगे। और हमारे सहयोगी अदिति ने सीवी आनंद बोस से बातचीत की, सुनवाते हैं क्या कहा उन्होंने। पश्चिम बंगाल में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं और जिस तरह से मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई है उसके बाद सियासत भी अच्छी खासी वहां पर गरमाई हुई है। एक तरफ राज्यपाल हैं जो मुर्शिदाबाद जा रहे हैं, मालदा का दौरा कर रहे हैं और एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं जिनका कहना है, जिन्होंने अपील की है राज्यपाल से कि वो मुर्शिदाबाद का दौरा ना करें, हालात सामान्य हो जाएं उसके बाद जाएं। लेकिन इस वक्त हमारे साथ राज्यपाल जुड़ रहे हैं पश्चिम बंगाल के सीवी आनंद बोस साहब जो ट्रेन में हैं और मालदा जा रहे हैं। इस वक्त एक्सक्लूसिव हमारे साथ वो बातचीत कर रहे हैं एनडीटीवी इंडिया पर। सीवी आनंद बोस साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत के लिए। इस वक्त आप ट्रेन में हैं, आप मालदा जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, दुर्गा पूजा वाले, काली पूजा वाले बंगाल में आखिर ये सब हो क्या रहा है? काली पूजा और दुर्गा पूजा के लिए प्रसिद्ध था, अब यहाँ होता है हत्या पूजा। ये बहुत दुख की बात है। जी सर, आप इस वक्त ट्रेन में हैं, आप मालदा जा रहे हैं, आप मुर्शिदाबाद भी जाएंगे, लेकिन ममता बनर्जी ने यहाँ पर गुजारिश की है कि वहाँ पर हालात सामान्य नहीं है और इस वक्त वहाँ का दौरा नहीं करना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं मालदा पहुँचा हूँ, मुर्शिदाबाद में कल जाएगा। जो मुख्यमंत्री ने एड्रेस दिया है वो एड्रेस भी मेरे मन में रखूँगा। मेरे आइटिनरी चौकट करते समय मुख्यमंत्री के ओपिनियन भी विल कंसिडर। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद बोस साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमारे साथ ये बातचीत की। तो ये थे राज्यपाल पश्चिम बंगाल के आनंद बोस साहब जो कि इस वक्त ट्रेन में है, एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। मालदा वो जा रहे हैं और उनका ये कहना है कि ममता बनर्जी ने जो गुजारिश उनसे की है, जो अपील उनसे की है, उस पर भी वो ध्यान देंगे, लेकिन इस वक्त लोगों से मिलना वो ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं।